अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर तो आप इस फील्ड में आ चुके हैं और अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है, तो इस मार्केट की क्या रियलिटी है और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं और वो कौन कौन सी लर्निंग है, ठीक है, जो आपको स्टार्ट में और स्टार्ट से लेके एंड तक करनी है ताकि आप एक सक्सेसफुल और आप एक कंसिस्टेंट और आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकें इस ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बेसिक्स और एडवांस के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो जब इस मार्केट में आ जाते हैं तो वो बेसिक्स के ऊपर ग्रिप हासिल करते हैं, बेसिक्स के ऊपर अपने 2 से 3 मंथ जो है स्पेंड करते हैं और स्पेंड करने के बाद वो ये समझते हैं कि अब वो ट्रेडर बन चुके हैं। ठीक है, और वो जाते हैं अपने लाइव अकाउंट पे ट्रेड करते हैं और ट्रेड करने के बाद अपने अकाउंट वॉश कर लेते हैं और सिर्फ उनको जो है वो लॉस होता है और कुछ नहीं होता। बेसिक्स की अपनी अहमियत है और बेसिक्स करने के बाद आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते, ना ही सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आप अपना जो है वो लॉस करेंगे। तो बेसिक्स के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो एडवांस है। ठीक है, एडवांस चीजें, एडवांस मैट्रिसेस और एडवांस लर्निंग, ठीक है, इनके ऊपर ग्रिप हासिल करना बहुत जरूरी है। बेसिक्स जो है ये आपकी बुनियाद है। ठीक है, बेसिक्स बुनियाद है एक ट्रेडिंग की। ठीक है, उस बुनियाद के ऊपर जो है वो आप एडवांस चीजें जो है सीखते हैं और समझ पाते हैं। अगर तो आपको बेसिक्स आपके क्लियर नहीं होते, ना आपसे हो सकते हैं, तो फिर आप एडवांस चीजें जो हैं उनको नहीं समझ सकते इजीली। ठीक है, फिर आपके लिए जरूरी है कि आप बेसिक्स के ऊपर ग्रिप हासिल करें। ठीक है, तो जो पहला स्टेप होता है वो बेसिक्स होता है। ठीक है, बेसिक्स के ऊपर आपकी सारी की सारी ग्रिप होती है। उसके बाद एडवांस जो है उस पर आप कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और एडवांस चीजें सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है और उसको वो स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, और अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको डायरेक्ट 5 में या 6 में बिठा दें। ठीक है, फर्स्ट करें आपने 6, 5 या 7 में बिठा ही दिया, ठीक है, तो वो क्या कर लेगा? वो कुछ भी नहीं कर लेगा। ठीक है, जब पेपर लिखने की बारी आएगी तो वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि लिखना क्या है। ठीक है, तो उस बच्चे के लिए जो चीज जरूरी है वो ये है कि वो अपने बेसिक्स क्लियर करे, नर्सरी, प्रेप, केजी यहाँ से स्टार्ट करे ताकि वो ABC 1 2 3 और बेसिक्स अपने क्लियर करे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सेंटेंस लिखना है, ठीक है, अगर एक बच्चे ने सेंटेंस ही लिखना है तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि आपके अल्फाबेट्स का पता होना चाहिए, कैसे दिखते हैं। ठीक है, छोटे कैसे दिखते हैं, बड़े कैसे दिखते हैं। ठीक है, और उनको जोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है। ठीक है, उसके बाद आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप एक एडवांस चीज या एक एडवांस मैट्रिक्स नहीं समझ सकते। ठीक है, अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए जो है मैं मार्केट स्ट्रक्चर का और वॉल्यूम का, ठीक है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का, प्राइस एक्शन आप कह लें या मार्केट स्ट्रक्चर कह लें, ठीक है, साथ वॉल्यूम का कोर्स ला रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं और अगर आप इसमें सीरियस या आप इसमें अपने आप को समझते हैं कि आपके बेसिक्स वगैरह क्लियर हैं और अब आप जो है वो एडवांस लर्निंग कर सकते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी डिटेल्स वगैरह इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, मिल जाएंगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो हम जिक्र करने वाले हैं वो है बेसिक्स का। ठीक है, तो बेसिक्स के अंदर सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे पास वो है लर्न हाउ दिस मार्केट वर्क्स एंड रन। ठीक है, ये मार्केट कैसे चल रही है और इसको क्या क्या फैक्टर चला रहे हैं। ठीक है, और मतलब कि इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना। ठीक है, कि अगर आपको इसके ऊपर काम करना है इस मार्केट में तो इस मार्केट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लें कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके हेज फंड्स, ठीक है, हेज फंड्स, उसके बाद आपके जो बिग प्लेयर्स में आ जाते हैं सेंट्रल बैंक, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सारे जो हैं ये बिग प्लेयर्स हैं, इनके बारे में जानना कि ये मार्केट को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डॉलर के बारे में जानना। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड को देखें, ठीक है, गोल्ड XAU अगेंस्ट USD, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम गोल्ड को ट्रेड करें अगेंस्ट डॉलर के, तो इसका क्या मतलब है कि डॉलर में अगर
की वैल्यू अगर ऊपर या नीचे होती है तो उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जानना कि इस मार्केट के अंदर हम किन किन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, किन किन चीजों के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इस मार्केट के अंदर जो करेंसी पेयर्स होते हैं, ठीक है, करेंसी पेयर्स उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है और वो ये है कि फंडामेंटल फैक्टर्स, ठीक है, इनके बारे में जानना कि कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है, वो इस मार्केट के ऊपर क्या असर करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानना, क्योंकि वो भी मार्केट को एक तरह का ड्राइव ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से मार्केट में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मूवमेंट्स आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, रैलीज लगती हैं, कभी बहुत बड़े ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। तो ये जानना, ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि बेसिक टेक्निकल थिंग्स अबाउट चार्ट, ठीक है, कि चार्ट्स के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स। फॉर एग्जांपल आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर कितने टाइम फ्रेम्स हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर कितने टाइम फ्रेम्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। 1H है, ठीक है, उसके बाद 4H है, ठीक है। फिर इनको कैरेक्टराइज करना, ठीक है, इनको कैरेक्टराइज करना कि इनकी जोड़ियां बनाना कि 1H के साथ हम किस टाइम फ्रेम को देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 1H पे ट्रेड करनी है तो आप कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे इसके साथ, अगर आपको 4H करनी है तो आप कौन सा टाइम फ्रेम इसके साथ देखेंगे। तो अगर आपको डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है या डेली को देखना है तो आप इसके साथ किस टाइम फ्रेम को मिलाएंगे, किस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। और अगर आपको M15 पे करना है तो आप किस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो इनकी जो होते हैं पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो आपको वो पेयर्स के बारे में जानना, नॉलेज लेना, इंफॉर्मेशन लेना कि कैसे जो है ये वर्क कर रहे होते हैं मिलजुल के, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ढेर सारे पेयर्स टाइम फ्रेम्स होते हैं ना, ठीक है, तो आप एक वक्त में सारे टाइम फ्रेम्स को तो नहीं देख सकते। आपने कुछ एक या दो पेयर सिलेक्ट किए हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं 1H, ठीक है, 1H और M5 और M15 को देख रहा होता हूँ सिर्फ, ठीक है। इसी के ऊपर मेरी एनालिसिस होते हैं और इसी के ऊपर मेरी डायरेक्शन होती है और इसी पे मैं ट्रेड कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है बेसिक टेक्निकल थिंग्स के अंदर चार्ट्स की, तो एक कैंडल है, उसका ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो इसकी जो है वो ओपनिंग, ठीक है, इसकी क्लोजिंग, इसका हाई, इसका लो, ठीक है, इसके बारे में जानना। इसके बाद ये जानना कि मार्केट के अंदर कितनी कैंडल्स होती हैं, ठीक है, किस तरह की कैंडल्स होती हैं। दो तरह की कैंडल्स होती हैं, रेड होती है, एक ग्रीन होती है, ठीक है, ये जानना। उसके बाद कैंडल्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी बात करूं कि एक ऐसी कैंडल है जिसकी अपर विक और लोअर विक, ठीक है, बहुत बड़ी है और सेंटर में छोटी सी बॉडी है, तो इसको हम डोजी कहते हैं, डोजी कैंडल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इस तरह करूं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाउन साइड विक है और ऊपर छोटी सी बॉडी है, तो इसको हम शेक आउट कैंडल कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कैंडल्स के नाम हैं, इनके बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद जो चार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने चार्ट खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है आपने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये टाइम फ्रेम्स है, ठीक है, इस तरह ये लाइन चार्ट है, इस तरह ये कैंडलस्टिक चार्ट है के लिए है, यहाँ से हम इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको इसके साथ साथ ये चीजें भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टेक्निकल थिंग्स के अंदर और भी बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है, लेकिन ये अब आप पे है कि आप इसको कैसे रिसर्च करते हैं और कैसे इसके ऊपर अबूर हासिल करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्राइस एक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है, मार्केट के अंदर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी अप टू सो ऑन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न का जिक्र करूं 3 में, तो वो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार, ठीक है, मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार का प्राइस एक्शन क्या होता है, इवनिंग स्टार का प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानना कि मॉर्निंग स्टार पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, इवनिंग स्टार का क्या मतलब है और इवनिंग स्टार पे कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर ही लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी थोड़ा सा बहुत आ जाता है, ठीक है,
कि लिक्विडिटी कंसेप्ट क्या है। उसके बाद प्राइस एक्शन के अंदर हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट का। ये मार्केट की डायरेक्शन किस साइड पे है, हायर हाई बनाती हुई जा रही है मार्केट, लो लो बनाती हुई जा रही है, ठीक है। और ये जानना कि हायर हाई क्या होता है, ठीक है, और हायर लो क्या होता है, ठीक है, ठीक है, हायर लो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट डाउन जा रही होती है ऐसे, ठीक है, उसके बाद ये जानना कि इसमें लोअर हाई क्या होता है, ठीक है, लोअर लो क्या होता है, फिर लोअर हाई क्या होता है, ये चीजें जानना। उसके बाद मार्केट के अंदर ये जानना कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर या कुछ लोग मोमेंटम शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में जानना, ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। तो उसके बाद जो प्राइस एक्शन के अंदर चीज है वो है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। मार्केट में आप कोई भी बिजनेस है उसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, वो इसी कंसेप्ट या इसी लॉजिक पे चल रही होती है, ठीक है, डिमांड और सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लायर्स कम हो जाते हैं, सप्लायर ज्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। अब इस डिमांड को और इस सप्लाई को हम स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन करते हैं, ठीक है। हम कैसे देखते हैं कि मार्केट को डिमांड मिली तो एक मार्केट ने अपसाइड रैली लगाई, ठीक है, और एक मार्केट को ऊपर से सप्लाई मिली तो मार्केट ने कैसे एक डाउनसाइड ड्रॉप दिया, ठीक है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको भी हम प्राइस एक्शन के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद जो चीजें आ जाती हैं उसके बाद हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, कि आपकी मार्केट अगर इस जगह से इसको ब्रेक नहीं कर रही तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको नहीं ब्रेक कर रही तो ये मार्केट का एक सप्लाई जोन है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट इसके बीच में घूम रही है, ठीक है, तो इसको सपोर्ट कहेंगे, इसको रेजिस्टेंस, इसका कंसेप्ट। तो अगर मार्केट एक सपोर्ट को, फॉर एग्जांपल अगर ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो इस पे कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है, ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ढेर सारे कंसेप्ट हैं, इसके लिए भी आपने रिसर्च करनी है, ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में रिसर्च करनी है। अच्छा, उसके बाद जो कि बहुत जरूरी है ट्रेड के अंदर, ठीक है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है अपने, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं रिस्क मैनेज करने की, ठीक है। आपके बेस का होता है कि आप अपने अकाउंट के ऊपर कितना रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट $1000 का है, ठीक है, ठीक है, $1000 का मेरा अकाउंट है, तो इसके ऊपर जो है मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, मेरी हैसियत या मेरे मुताबिक मैं इसके ऊपर कितना रिस्क ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं इसके ऊपर 1% जो है वो रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, और इस पे मैं 1% रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1% रिस्क इसका कितना होगा, $10, ठीक है। तो $10 का मतलब ये है कि अगर मैं एक ट्रेड लेता हूं किसी भी पेयर के ऊपर, किसी भी कमोडिटी के ऊपर, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड कह लेता हूं, गोल्ड के पेयर पे मैंने एक ट्रेड ली, ठीक है, ठीक है, 1% रिस्क लिया मैंने, मतलब कि $10 अपने $1000 में से रिस्क पे रखे मैंने, ठीक है। अच्छा, जो जब $10 मैंने अपने रिस्क पे रखे तो इसका क्या मतलब है कि जब भी अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट अगर डाउन आ जाती है तो जब मेरा लॉस है, लॉस फैक्टर जो है वो मेरा $10 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। $10 जो है वो ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब मेरा जो अकाउंट का रिस्क है वो 1% होगा। अब मैं कहता हूं कि नहीं भाई मैंने अपने अकाउंट का रिस्क लेना है 2%, तो अगर मैं 2% करूंगा तो यहाँ पे 1000 को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास राउंड अबाउट $20 आएगा, ठीक है। तो $20 जो है वो मैं अपना रिस्क फैक्टर कर रहा हूँ, एक रिस्क ले रहा हूँ 20 फैक्टर का गोल्ड के पेयर के ऊपर के अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मुझे $20 लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रिस्क फैक्टर, ठीक है। अब आते हैं रिवार्ड फैक्टर की तरफ। जितने भी ट्रेडर हैं इस मार्केट के अंदर, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उनकी रिस्क टू रिवार्ड जो होता है वो या तो 1:2 होता है या 1:3 होता है या इससे ज्यादा ही होता है, 1:2 से कम नहीं होता, ठीक है।
जो एक अच्छा ट्रेडर या एक जो सक्सेसफुल या एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करने वाला ट्रेडर होता है, उसका रिस्क टू रिवार्ड 1:2 ही होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, तो 1:2 का क्या मतलब है कि अगर आपने अपने अकाउंट का 2% रिस्क लिया, मतलब कि $20 रिस्क लिया, तो इस पे आप रिवार्ड कितना लेंगे? 2 गुना लेंगे ना। अगर 1:2 पे चल रहे हैं आप, तो इसका प्रॉफिट टारगेट 2 होगा, ठीक है। 20 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये $40 है, ठीक है। तो ये $40 आपका रिवार्ड है। सेम अगर 1:3 पे चल रहे हैं तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास $60 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने अकाउंट का कितना रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, कितना आपका रिस्क है, ठीक है, और कितना जो है वो आपका रिवार्ड है, ठीक है। इसके ऊपर जो है आपकी डिपेंड करेगी आपकी जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर पता लगेगा आपको मंथ के एंड पे, वीक के एंड पे कि आपने कितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिस्क 1% ले रहे हैं और रिवार्ड भी जो है वो भी 1% ही रख रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, अगर आप दिन को 10 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है, इसको मैं रेज कर दूं, अगर आप, चले मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो 1:1 पे चलते हैं, प्लान बनाते हैं कि मैंने जो भी ट्रेड करनी है 1:1 पे करनी है, 1% रिस्क 1% प्रॉफिट, $1000 का अकाउंट है, ठीक है, $1000 का अकाउंट है, तो इस पे $10 रिस्क पे मैंने लगा दिए, ठीक है, सॉरी, $10 रिस्क पे और $10 प्रॉफिट पे। अब मैं दिन को लेता हूं 10 ट्रेड्स, ठीक है। अच्छा, तो उसमें से 5 मेरी विन जाती हैं और 5 जो है वो लॉस जाती हैं। तो मुझे बताएं मैं इन द एंड कितने प्रॉफिट और कितने लॉस में होऊंगा। जाहिर सी बात है, 5 $50 विन, $50 लॉस, कट कुट के मेरे पास कितना बच गया? $0। तो मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूं, ठीक है। अगर यहीं पे मैं रिवार्ड जो है 1:2 कर दूं यहाँ पे, तो मुझे ये बताएं 5 विन हो और 5 लॉस हो। 5 विन का मतलब क्या है? 5 को 2 से ज़रब दूं तो क्या बनेगा? $100, और लॉस 5 ट्रेड्स हैं, ठीक है, तो ये $50। तो $50 मुझे लॉस हो रहा है और $50 100 को मैं अगर 50 से माइनस करूं तो $50 जो है वो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा मैनेज करने का, ठीक है। ये चीज आपने सीखनी होती है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा प्लान आपने बनाना होता है, ठीक है। ये चीजें आपने सेट करनी होती है कि मैं एक ट्रेड जब लूंगा तो उस पर कितना रिस्क लूंगा, कितना रिवॉर्ड रखूंगा, ठीक है, उस हिसाब से आपने सब कैलकुलेट करना होता है। अच्छा चलें, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है, ये भी और ये भी इसी के ऊपर, ठीक है, इन 2 फैक्टर्स पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे। देखिए, साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, ठीक है, अच्छी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो, ठीक है। उसके बाद आप जो पैसा इस मार्केट में लेके आ रहे हैं वो आपका अपना हो, किसी का ना हो, ठीक है, और वो पैसा जो है वो किसी जरूरत की चीज का, ये ना हो कि आपने वो किसी के ऑपरेशन के लिए या किसी की स्कूल फीस के लिए रखा हो और आप इस ट्रेडिंग मार्केट में ले आए उसको, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप कोई लॉस कर बैठते हैं, कोई ट्रेड आपकी अनसक्सेसफुल चली जाती है, ठीक है, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ठीक है, आप ट्रेडिंग छोड़ दें उस दिन के लिए, आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। आप ग्रीड फैक्टर को कम करें, ठीक है, ग्रीड फैक्टर को कम करें, अपना प्रॉपर जो है वो रिस्क मैनेजमेंट पर चलें, ठीक है। इसके अंदर ढेर सारी चीजें हैं, जब आप इसको रिसर्च करेंगे साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग की, तो इसके ऊपर आपको ढेर सारी रिसर्च मिलेगी, ठीक है, तो उसको आप रीड करें, ठीक है, वो आप ही के लिए लिखी गई है, उसको आप रीड करें और पढ़ें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं एडवांस चीजों के अंदर, ठीक है। तो मेन जो चीजें हैं वो है हमारी ये एडवांस, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमने अपनी इनकम जनरेट करनी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो फैक्टर है या सबसे पहली जो पॉइंट है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर भी कई तरह के आजकल निकले हुए हैं, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मार्केट का स्ट्रक्चर होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके कुछ जो है वो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। आप हवाई बातें नहीं कर सकते, ठीक है,
अच्छा, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें मैं आपको यहाँ एक समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये है, ठीक है। अच्छा, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज कब आपकी कंफर्म होती है, ये चीज आपकी कब कंफर्म होती है, ठीक है। ये कब कंफर्म ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी कैंडल जो है वो आपका हाई सेट करती है, ठीक है, जिसका आप वेट करते हैं ब्रेक हो, तो मैं यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिखूं, ठीक है। क्या वो रेड होती है, क्या वो ग्रीन होती है, और यहाँ पे कौन सी कैंडल है जो आपका लो सेट करती है, क्या वो रेड कैंडल होती है, क्या वो ग्रीन कैंडल होती है। अब ये रूल्स हैं कुछ, ठीक है, इनको करने के। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ने ये अब हाई लगा दिया है यहाँ पे, हो सकता है मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाए और हम समझे कि ये मार्केट ने जो है वो हाई लगा दिया था, ठीक है। तो ये बहुत चीज जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा हायर हाई है भी या नहीं है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे मोमेंटम कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे 1 से 2 सेल की कैंडल्स आनी चाहिए, ठीक है। अब इन चीजों में भी इख्तलाफ है, ठीक है, लेकिन ये कोई एक सेट ऑफ रूल नहीं है कि आप हमेशा इसी चीज को देख के जो है वो अपना हायर हाई कंफर्म कर सकें, ठीक है। इसके ये प्रॉपर कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनकी मदद से या जिनकी वजह से आप जो है वो एक प्रॉपर ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ कि ये आपका हायर हाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आपको यहां समझाऊं चीज के, ये देखें, हमेशा ऐसा होता है कि मार्केट में एक हाई लगता है, ये जब हाई लग जाता है, हायर हाई मैं इसको बोल दूं, हायर हाई लगता है, उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करती है। अगर आपको ये चीज रूल्स आपको पता हो कि भाई अब मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया है, अब मैं बाय में नहीं बैठूंगा, अब मैं सेल में बैठूंगा। क्यों सेल में बैठूंगा? क्योंकि अब रिट्रेसमेंट का टाइम है, ठीक है। तो जब मार्केट की रिट्रेसमेंट खत्म हो जाए यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि अब रिट्रेसमेंट मार्केट की खत्म हो चुकी है। तो वो क्या चीज बताती है? वो बताता है आपको वॉल्यूम आपका, ठीक है। अब ये वॉल्यूम जब आपको कंफर्म कर दे कि अब रिट्रेसमेंट खत्म हो गई है, तो मार्केट यहां से अपना हाई ब्रेक कर देती है। तो फिर आप यहां से सेल नहीं करते, फिर आप यहां से बाय करते हैं, और इन लेवल्स के ऊपर आप सेल नहीं करते कभी भी। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब मार्केट आपका अपसाइड जा रही होती है तो ये लेवल तोड़ती है, ये लेवल तोड़ देती है। लोग यहां से सेल करते हैं, हालांकि ये लेवल टूट जाते हैं, ऊपर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देके लेवल टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड के अंदर चल रही है, क्योंकि आपने ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेनी है। अब आप अगर एक ट्रेन चल रही है, उसके सामने आ जाएंगे यहाँ पे, तो ट्रेन तो आपका कुचूमर बना देगी, आप ट्रेन का तो कुचूमर नहीं बना सकते ना। इसलिए ट्रेन जब चली थी स्टेशन से, तो आपको इसके अंदर चढ़ जाना चाहिए था, और फिर ये जहां जा रही थी इसके साथ साथ आपको जाना चाहिए था, ठीक है। अब ये भी नहीं होता कि ट्रेन आधे रास्ते में पहुंच गई है और ये सफर आप यहां से बैठ जाए इसके अंदर, ये भी गलत बात है। आपको इसके स्टेशन से बैठना है, और वो स्टेशन ये है, ठीक है। जब आप ये वाला कोर्स करेंगे ना, आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि भाई स्टेशन ये है इसका। यहां से अब ट्रेन जो है वो थोड़ा रेस्ट करेगी, ठीक है। अब ये नीचे आएगी, अब यहां से ट्रेन अपनी दोबारा जर्नी स्टार्ट करेगी, ठीक है। दोबारा जब यहाँ पे अपना हायर हाई लगाएगी, ठीक है, दोबारा जब यहाँ पे अपना हायर हाई लगाएगी, ठीक है, फिर जो है वो दोबारा रेस्ट करने नीचे आएगी, फिर वॉल्यूम्स में बताएगी कि अब मैं दोबारा ऊपर जाने लगी हूँ, ठीक है। तो फिर ऊपर हाई ब्रेक करेगी, ठीक है। तो ये जो है, इसके बगैर आप ना कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ना कोई आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, ना कोई आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना आपको कुछ और होगा, ठीक है। ये बेसिक चीज है, इसका ट्रेडिंग के अंदर जो रोल है ना वो 100% है। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लें, कुछ भी ओपन कर लें, ठीक है। तो अगर आपको कोई एनालिसिस भी करना है तो इसी की मदद से करना है, स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। स्ट्रक्चर इज द किंग, ठीक है। स्ट्रक्चर के बगैर आप कुछ भी नहीं है, ना ये मार्केट है ना ये ट्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें अब आपको ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंडिकेटर सीखने की जरूरत होती है, ठीक है। अब इंडिकेटर आपने क्यों सीखना है? इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपको इंडिकेशंस दे दें ये लोग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बोलिंजर बैंड है, ठीक है, मूविंग एवरेज है, ठीक है, मूविंग एवरेज है, उसके बाद RSI है, उसके बाद वॉल्यूम है, और ढेर सारे हैं, ठीक है, ढेर सारे। अब इन सब में से ये सबका एक ही काम है, इन सब का एक ही काम है, कोई दो काम नहीं है, एक ही काम है, ठीक है। आपको इंडिकेशन दे देना कि अब जो है वो अब आपकी रिट्रेसमेंट खत्म हो गई है,
या अब आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो दोबारा स्टार्ट होगी, अब उसी डायरेक्शन में जिस साइड पे वेल्स या बिग प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इन सब में मैं जिस चीज को प्रेफर करता हूं वो वॉल्यूम को करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी काफी अच्छे से वॉल्यूम पे ही ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ये आपको इन लेवल्स के ऊपर इंडिकेशन देगा, ठीक है, ये हेल्प करेगा। आरएसआई इन लेवल्स के ऊपर हेल्प करेगा, ठीक है, बोलिंजर बैंड हेल्प करेगा, लेकिन इन सब में से जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है उस वो आपको धोखा नहीं देता कभी भी। बाकी जितनी भी ये सब है ये सब आपको धोखा देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम नहीं कभी भी देता आपको, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है वो रियल होता है, रियल टाइम आ रहा होता है, शो हो रहा होता है, सिर्फ आपने उसको रीड करना होता है, समझना होता है, ठीक है। अब आपने ये चीज सीख ली, मार्केट एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने एक इंडिकेटर सीख लिया, ठीक है। अब आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है। अब आप कोई भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जिसकी मदद से आप जो है वो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहीं पे एक स्ट्रेटजी बताऊं वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि आप लगाएं यहाँ पे ईएमए, ठीक है, 200 की ईएमए लगा ले, ठीक है। अब 200 की जब ईएमए लगेगी तो मार्केट 200 से ऊपर होगी, ठीक है। जब मार्केट 200 से ऊपर होती है और मार्केट अपने स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर जाती है तो रिट्रेस करती है, अपनी डिमांड पे आती है। तो जब ये 200 से ऊपर है, आपका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप डिमांड प्ले करें, ठीक है। अगर इन केस मार्केट 200 से नीचे है और मार्केट अपने लोज ब्रेक कर रही है, तो जब लो ब्रेक करती है तो आपकी ये यहाँ पे सप्लाई पे आती है, आप सेल करें, ठीक है। आप प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई को ट्रेड करें, ठीक है। उसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बना लें कि मार्केट में जब हायर हाई बनता है, उसके बाद जब आप ये कोर्स कर लेंगे, आपको ये चीज पता होगी रूल्स की मदद से कि अब हाई कंफर्म हो गया, तो आप यहां से सेलिंग कर सकते हैं। जितनी बार भी हाई कंफर्म हो आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल के बाद ही हाई के कंफर्म होने के बाद रिट्रेसमेंट आती है, तो आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास जो तीसरी है वो आप ये बना लें कि मार्केट अगर हायर हाई लगा रही है तो रिट्रेस कर रही है, तो वॉल्यूम्स आपको यहाँ इंडिकेशन दे देंगे कि भाई हम यहाँ से अब दोबारा जो है वो ये हाई तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो मार्केट के अंदर ढेर सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं, ठीक है। आप वॉल्यूम निकाल दें, आप आरएसआई लें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एक एग्जांपल दूं, अगर मार्केट बुलिश जा रही है, ठीक है, आप बायर है, ठीक है, आप कब तक बायर है, जब तक आपके लोज नहीं टूट रहे। अगर मार्केट ये लो तोड़ देगी, ठीक है, ये लो तोड़ देगी, यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर कर देगी, तो फिर आप बाय नहीं करेंगे, फिर आप सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई आपका ये हाई नहीं टूटता, ठीक है। मार्केट हाई तोड़े, मार्केट फिर रिट्रेस करे, आप फिर बाय करेंगे, ठीक है। हर ट्रेडर जो है प्राइस एक्शन एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर का वो यही करता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी इवन के मार्केट स्ट्रक्चर भी 100% नहीं है, ठीक है। जो चीज 100% आपको बनाती है वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, कि आपका रिस्क कैसे मैनेज हुआ है, ठीक है, आप किस तरह जो है वो रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कितना रिवार्ड रख रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको 1:1 की एग्जांपल दी, ठीक है, उसके अंदर चीज समझाई कि आप लॉस में हैं इन द एंड, ठीक है। आप 1:2 पे जाए, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में, 1:3 में जाएं तो आप उससे भी अच्छे प्रॉफिट में। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीख के अगर आपकी दिन की ट्रेड 10 में से 8 प्रॉफिट में जाती हैं और आप 1:2 पे चल रहे हैं, ठीक है, और आपके पास $1000 का अकाउंट है, ठीक है, $10 आप एसएल लगा रहे हैं और $20 आप प्रॉफिट ले रहे हैं, तो 8 टाइम 160, तो $160 जो है वो प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, 10 ट्रेड्स लेने के बाद, ठीक है। तो अगर आप जो है वो रिवार्ड रिस्क ज्यादा कर देंगे तो आपका रिवार्ड भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीज आपको जब आप प्रॉपर ये एडवांस लेवल की चीजें सीख जाएंगे, ठीक है, एडवांस लेवल की चीजें सीख जाएंगे, तब आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, तो आखिरी जो नंबर 4 है वो है कि आपने कोई भी जो स्ट्रेटजी है बनानी है, मार्केट स्ट्रक्चर को बीच में रख के और साथ कोई भी एक इंडिकेटर रख के, ठीक है, आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। आप देख लें कि आप जितने भी यूट्यूब्स हैं उन पे रिसर्च करें कि आज तक जिन लोगों ने भी स्ट्रेटजी बनाई है,
इस स्ट्रक्चर के बगैर वो स्ट्रेटजी चल ही नहीं सकती। ठीक है, वो सबसे पहले बोलते ही स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बगैर जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, ना चल सकती है। ठीक है, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जब आप स्ट्रक्चर सीख जाएंगे, आप कोई भी एक इंडिकेटर सीख लें, आपके अपने पे आप वॉल्यूम सीखना चाहते हैं वॉल्यूम सीख लें, आरएसआई सीखना चाहते हैं आरएसआई सीख लें। ठीक है, बलंजर बैंड, ये कुछ भी सीखना चाहते हैं, मूविंग एवरेज, ईएमए, कुछ भी। ठीक है, आप सीख लें, साथ एक इंडिकेटर रख लें। ठीक है, अगर आप कहें प्राइस एक्शन, ये मार्केट स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी 60% है, तो आप इंडिकेटर सीखिए, उसको 80 प्लस कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, 95 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये अब आपके ऊपर है। तो फिर उस स्ट्रेटजी को मिनिमम 1 से 2 मंथ आपने बैक टेस्ट करना है। ठीक है, उसको बैक टेस्ट करना है और साथ उसको डेमो के ऊपर एक अकाउंट बना ले $1000 का, उसको बेसिक्स को कंसेप्ट में रखते हुए, ठीक है, बेसिक चीजों को, तो उसको इंप्लीमेंट करें, अपने रिस्क को इंप्लीमेंट करें। ठीक है, अपना रिस्क एक फैक्टर डिफाइन करके उसको इंप्लीमेंट करें और देखें कि 1 मंथ के बाद या 2 वीक्स के बाद क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर देखें कि क्या ये वाकई जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इस चैनल के ऊपर मैंने एक रिसेंटली वीडियोस अपलोड की हैं और मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ एक स्ट्रेटजी। ठीक है, एक स्ट्रेटजी मैंने सिखाने की कोशिश